हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज विजयदशमी का पर्व है। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का त्यौहार सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उस पर विजय हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम अपनी आज की टॉपिक लेकर आए हैं बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत क्या है ये जानने से पहले, यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, बंडूरा, इनका पूरा नाम अल्बर्ट बंडूरा था। ये बाल विकास के एक मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत प्रख्यात मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बालक के व्यवहार को लेकर के अपनी कई सारी रिसर्च की। इन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा, ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया कि बालक अपने समाज द्वारा, अपनी संस्कृति द्वारा किस तरह चीज़ों को सीखता है। ना सिर्फ सीखता है, कैसे उन्हें ग्रहण करता है और कैसे अपने व्यवहार में लाता है। इन्हीं सब बातों पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उनका सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, वो हम यहाँ जानने का प्रयत्न करते हैं। यह सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया जब बालक सीखना शुरू करता है तो वह अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करता है और अपने वातावरण से ही वह कई प्रकार की चीज़ें केवल देखकर ही सीख जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। फ्रेंड्स, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि जब बालक जैसे वातावरण में रहता है तो वह अपने आसपास की हर चीज़ को देखता है। ना सिर्फ देखता है बल्कि उन्हें दोहराने का भी प्रयत्न करता है, नकल करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह उन चीज़ों को देखता है, जानता है और जब वो उन्हें करने लगता है तो वो उसके व्यवहार का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, इसी पूरी प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रेंड्स, ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यानी कि ना तो यह सिद्धांत पूरी तरह से व्यवहारवादी है और ना ही यह सिद्धांत प्याजे की तरह पूरी तरह से संज्ञानवादी। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को इन दोनों के मध्य रखा गया है। इसके बाद इसमें जानेंगे कि उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या प्रोसेस उन्होंने दी, वो हम यहाँ जानने का प्रयत्न करते हैं। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया। इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित चरणों द्वारा बालक की अधिगम प्रक्रिया होती है, जिनमें सबसे पहले है अवधान, जिसे ध्यान या अटेंशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अवधान से तात्पर्य होता है कि जब बालक किसी चीज़ को ध्यान से देखता है तो वो उसके बारे में जानता है, देखता है कि ये चीज़ क्या है, कैसे ये काम करती है। उसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है वो है धारण या आग्रहण, जिसे हम इंग्लिश में रिटेंशन कहते हैं। फ्रेंड्स, जब बालक कोई नई चीज़ देखता है तो उसे वह सीखता है, अपने व्यवहार में लाता है, यानी उसे ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक बालक है कक्षा में, वो अध्यापक को कोई गतिविधि करते देखता है, वो अध्यापक की तरह बैठना सीखता है या जैसे वो कक्षा में पढ़ाते हैं। या फिर मान लीजिए फ्रेंड्स, एक छोटा बच्चा है, उसके पापा जी अध्यापक हैं तो वो स्कूल में पढ़ाते हैं। कभी कभार बच्चा अपने पिताजी के साथ स्कूल जाता है तो वो वहाँ जाके देखता है कि उसके पापा किस तरह स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वह भी उनको देखता है और उनके देखने के बाद वो जैसे अध्यापक के रूप में कक्षा में करते हैं, वैसे ही वो भी अध्यापक बनकर बच्चों के रूप में, यानी एक अध्यापक की तरह अपना कार्य करने लगता है। यानी उसने पहले देखा, जिसे अवधान कहेंगे, और उसके बाद उन चीज़ों को धारण किया। इसके बाद अगली जो प्रोसेस आती है फ्रेंड्स हमारी, वो है चालक क्रिया। यानी जब उस बच्चे ने अपने पापा को देखा तो वो पहला प्रोसेस था। उसके बाद जो उसने अपने अंदर उन सभी बातों को ग्रहण किया, वो दूसरा प्रोसेस था। और उसके बाद जब वो उन्हीं के समान, यानी अपने पिताजी के समान गतिविधि करता है, तो वो तीसरा प्रोसेस यानी चालक क्रिया, जिसे मोटर रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसके बाद में जो अंतिम चरण आता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा एक ऐसा चरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है अपना, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में। अगर कोई कार्य बच्चा नया कर रहा है, उसको सीखने के लिए किसी बड़े के द्वारा उसे प्रेरित किया जाए तो वह उस कार्य को बहुत मन से करेगा, या उसको ऐसा कार्य करते हुए देख के
हम बड़े खुश हों, तो फ्रेंड्स तब भी उस बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना जागृत होगी जिससे उस काम को वो दोबारा करना चाहेगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार उन्होंने पूरी तरह से अपने सिद्धांत को सामाजिक अधिगम प्रक्रिया पर निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा कि बालक इमिटेशन यानी नकल करके, मॉडलिंग यानी मॉडल, जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे की नकल करते हैं, मॉडलिंग भी उसी का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार वो सीखता है। इसके साथ साथ बंडूरा ने दो मुख्य प्रकार के अधिगम का भी वर्णन किया, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला अवलोकन अधिगम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य होता है कि बालक किसी चीज़ को देखकर तुरंत सीख ले। और इसके बाद जो अगला चरण है हमारा, जो अगला अधिगम है, वो है हमारा स्थानापन्न अधिगम, जिसे वाइकेरियस लर्निंग बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य होता है कि मान लीजिए एक छात्र के सामने किसी दूसरे छात्र को अच्छे कार्य हेतु अवार्ड मिल दिया जा रहा है या किसी बुरे कार्य हेतु उसे दंड दिया जा रहा है, तो इन सभी बातों को देखकर वो भी खुद प्रेरित होगा, और अगर उसका कार्य बुरा हुआ तो वो उस कार्य को नहीं दोहराएगा, और अगर अच्छा है तो वो भी उस कार्य को करने के लिए, लगातार करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि उसे भी वह पुरस्कार चाहिए। इसी प्रकार फ्रेंड्स इन दोनों अधिगम के द्वारा बंडूरा ने बताया कि बालक पर उसके वातावरण का बहुत असर पड़ता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अन्योन्य निर्धारिता या रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य कि प्रत्येक चीज़ एक दूसरे से संबंधित है, जिसमें अब वातावरण है, व्यक्तिगत कारक हैं और बालक की सोचने समझने की क्षमता है। इन सभी चीज़ों का बालक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिनमें बंडूरा द्वारा क्या मुख्य पॉइंट दिए गए वो यहाँ इस प्रकार हैं। बंडूरा ने बताया कि अधिगम प्रक्रिया पूर्ण रूप से व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संज्ञान पर भी बहुत निर्भर करती है। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य कि बालक अधिगम की प्रक्रिया जो है वो केवल व्यवहार पर निर्भर नहीं करेगी, केवल जैसा देखा वैसा सीख लिया, सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करेगी, वो सोचने समझने पर भी काफ़ी कुछ हद तक निर्भर करती है। इसके बाद पुनर्वलन अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु पूरी तरह से पुनर्वलन पर निर्भर नहीं है। फ्रेंड्स इसके तात्पर्य कि अधिगम प्रक्रिया में पुनर्वलन, जिसमें स्किनर ने पुनर्वलन पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्य के लिए बालक को प्रेरित किया जाए, उसे पुनर्वलित किया जाए, तो उस कार्य को करने की दर में वृद्धि लाई जा सकती है या उसमें कमी भी लाई जा सकती है। जबकि बंडूरा ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि पुनर्वलन से बालक सीखे ही, उसका गलत प्रभाव भी उस पर पड़ सकता है। मान लीजिए कक्षा में किसी बालक को दूसरे बालक ने अपनी किसी गलती के लिए पिटते हुए देखा, तो उसके मन में एक हीन भावना आ जाएगी, वो स्कूल से डरने लगेगा। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि हर बार पुनर्वलन काम में आए, तो इसका लिमिटेड रूप से ही हम लोग काम में ले सकते हैं। इसके बाद बंडूरा ने बताया कि व्यवहार, वातावरण और व्यक्तिगत कारक आपस में निर्भर करते हैं। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो उसके वातावरण और उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो उसके व्यक्तिगत कारक हैं, ये तीनों आपस में निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल साबित होगी। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई शिकायत है या आप कोई सुझाव देना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।